नमस्कार और स्वागत है आप सभी का किताबें बोलती है पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों के सार, ताकि आपको मिले नई प्रेरणा, नई सोच और अपने जीवन को एक उन्नत दिशा देने का मौका। आज की किताब है द माउंटेन इज यू। यह पुस्तक हमारे भीतर चल रही उन आंतरिक लंबी लड़ाइयों, खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली आदतों और जीवन में आगे बढ़ने की राह में आने वाली मानसिक बाधाओं पर आधारित है। लेखक का मूल संदेश है कि हमारे जीवन में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती या पहाड़ कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हम खुद हैं। अपनी ही सोच, डर और आदतों से हमें लड़ना पड़ता है। जिस दिन हम खुद को समझ लेते हैं, अपनी कमियों पर काम शुरू कर देते हैं, उसी दिन से वह पहाड़ पिघलने लगता है। इस सार में हम विस्तार से देखेंगे कि द माउंटेन इज यू किन विषयों पर प्रकाश डालती है, कैसे यह किताब हमें जीवन के भंवर से बाहर निकलने की राह दिखाती है और कैसे स्वयं की बाधाओं को पार कर हम अपने सर्वोच्च पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। पूरा सार सुनकर आप समझ जाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर चलती है और पहाड़ कोई बाहरी न होकर वास्तव में खुद हम ही हैं। तो आइए आरंभ करते हैं और जानते हैं कि इस किताब द माउंटेन इज यू में ऐसा क्या खास है जो हमें आंतरिक रूप से बदल सकता है, बेहतर इंसान बना सकता है। अंत में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस सार का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल किताबें बोलती है को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 1, सबसे बड़ी बाधा। खुद हम द माउंटेन इज यू का शीर्षक ही बताता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता से आती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे रास्ते में कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या समाज की समस्याएं बाधक हैं। दरअसल हम सब में बचपन से ही कुछ अनुभव जमा होते रहते हैं, कुछ असुरक्षाएं बढ़ती हैं और जीवन के कई झटकों से हमें आध्यात्मिक या मानसिक चोटें मिलती हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि जाने अनजाने हम मन में कई तरह के डर पाल लेते हैं। सबसे पहले यह एहसास करना जरूरी है कि हम खुद अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, कहीं डर के कारण, कहीं गलत आदतों के कारण। एक बार आप यह स्वीकार कर लें तो आपकी आधी लड़ाई जीत ली जाती है, क्योंकि उसके बाद आप असल समस्या पर काम शुरू कर सकते हैं। भाग 2, आत्मतोड़क व्यवहार के कारण किताब में विस्तार से बताया गया है कि हम क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। एक कारण है कम आत्मसम्मान या यह भावना कि मैं इतना योग्य नहीं, मैं यह हासिल करने के काबिल नहीं। लेखक बताता है कि यदि आप अपने कैंडल को प्रकाशित नहीं होने देते, तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ही अपने उन्नत भविष्य को जलने से रोक रहे हैं। तीसरा कारण है गलत मान्यताएं। जीवन में कई बार हम कुछ लोगों से, कुछ घटनाओं से ऐसी बातें ग्रहण कर लेते हैं जो कटु होती हैं। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, अच्छे लोगों को दुनिया धोखा देती है, या अपने सपनों का पीछा करने से कोई फायदा नहीं। भाग 3, अपनी सोच की सीमाएं समझना। जब हमें यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारी सोच ही हमारा बड़ा दुश्मन हो सकती है, तब हम धीरे धीरे जवाब ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच की सीमाओं का मतलब यह है कि हम जिन विचारों में उलझकर आगे नहीं बढ़ पाते, वे किस आधार पर बने हैं। लेखक समझाता है कि अगर आप मन से यह बातें नहीं निकाल पाते, तो हर बार जीवन में आगे आने वाले मौके आप गंवा सकते हैं। जैसे अगर आपको विश्वास ही नहीं कि आप नेतृत्व कर सकते हैं, तो चाहे लाख मौके आए, आप हाथ पीछे खींच लेंगे या नेतृत्व में भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भीतर से आवाज आएगी, मैं काबिल नहीं। एक उदाहरण से समझें। कोई व्यक्ति हमेशा एक सीमित दायरे में काम करता है। उसके बॉस ने उसे नई जिम्मेदारी दी, जहां वह अपनी परियोजना को स्वतंत्र रूप से संभाल सकता है, किंतु वह बंदा मन ही मन कहने लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे, साथ ही बॉस को लगेगा मैंने बेवकूफी कर दी। इस नकारात्मक सोच का नतीजा यह होता है कि वह नई जिम्मेदारी को या तो ठुकरा देता है या उसे बेदिल होकर निभाता है। दोनों ही स्थितियों में वह आगे नहीं बढ़ पाता,
ये दिमागी अवरोध ही अंततः पहाड़ है। भाग 4, खुद से संवाद द माउंटेन इज यू की बड़ी सीख यह है कि हमें अपने आप से ईमानदार संवाद करना होगा। हम बहुतों से बातचीत करते हैं, पर अपने भीतर बैठे मैं से नहीं। जब हम इन सवालों को लिखकर या बैठे बैठे खुद से पूछते हैं तो ज्यादातर उत्तर हमारे भीतर से ही मिल जाते हैं। क्या आपको विश्वस्त सूत्र ने बताया कि आप बेकार हैं? नहीं, दरअसल यह आपका मन था जो किसी पुराने अनुभव के आधार पर यह बात बार बार कहता रहा। इसी तरह आपको एक एक नकारात्मक वाक्य को चुनौती देनी होगी। जब आप इस भीतर के संवाद की जांच पड़ताल करने लगते हैं, आपको समझ आएगा कि यह सारी चिंताएं, संदेह या शर्मिंदगी आपकी ही उपज है। इनका अर्थ कभी भी यह नहीं कि आप वास्तव में अक्षम हैं, बस आपने कभी उन्हें चुनौती देकर देखा ही नहीं था। भाग 5, भावनाओं का प्रबंधन। हम अक्सर भावनाओं से भागते हैं। कोई भी नकारात्मक भावना, चाहे वह डर हो, क्रोध हो या हीनता का भाव, हमें पसंद नहीं। जब आप किसी कठिन स्थिति में पड़ते हैं, कोई भाव उभरता है, उदाहरण के तौर पर ईर्ष्या। आप सोचते हैं कि यह गलत भावना है, इसे दबा दो। पर लेखक कहता है, इस भावना का गहराई से विश्लेषण करो। ईर्ष्या तुम्हें संकेत दे रही है कि तुम भी कुछ हासिल करना चाहते हो, किंतु अभी तक प्रयास नहीं किया। इसलिए जरूरी है कि इस भावना को सही दिशा में मोड़कर आप अपनी चाहत को पहचानो और उस पर काम करो। ऐसे ही डर के साथ भी है। डर एक संकेत हो सकता है कि हमें और तैयारी या सावधानी की जरूरत है। लेकिन अगर हम डर को महाविनाशक समझकर हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं, तो हम कभी भी नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचेंगे। किताब का तर्क यह है कि भावनाएं दूत हैं, कोई निश्चित संदेश लेकर आती है। अगर हम उन्हें समझ लें, उन पर सही काम करें, तो हमारी आत्मतोड़क आदतें पिघलने लगेंगी। भाग 6, आत्मदया से बाहर निकलना। द माउंटेन इज यू में लेखक आत्मदया या विक्टिम मेंटालिटी को एक बड़ी बाधा कहता है। विक्टिम मेंटालिटी मतलब खुद को हमेशा पीड़ित समझना, हालात या दूसरों को दोष देने में व्यस्त रहना। इससे हमें थोड़ी सहानुभूति भले मिल जाए, परंतु आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि जब हम स्वयं को पीड़ित के रूप में देखते हैं तो जिम्मेदारी नहीं लेते। किताब सुझाती है कि आपको खुद से कहना होगा, मुझ पर जो बीता वह अतीत की बात है। हो सकता है इसमें मेरा योगदान कम रहा हो, किंतु अब मेरा भविष्य बनाने की बागडोर मेरे हाथों में है। मुझे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, बशर्ते मैं खुद रीढ़ सीधी रखकर आगे बढ़ना चाहूं। यह सोच हमें आत्मदया के कुचक्र से बाहर निकाल। एक उदाहरण लीजिए। कोई इंसान बार बार अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि या किसी आर्थिक तंगी का हवाला देकर कहता है कि वह विकास नहीं कर पाया। इससे अन्य लोग भले हमदर्दी दिखाएं, मगर क्या इससे उसका जीवन सुधर जाता है? नहीं। वह जीवन भर अपनी खराब परवरिश को कोसता रहे तो परिणाम वही रहेगा। लेखक समझाता है कि आपको यह स्वीकारना होगा कि दूसरों या हालात के बर्ताव पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं, पर अपने एवोल्यूशन पर आपका नियंत्रण है। यह जिम्मेदारी लेने पर ही हम अपने पहाड़ से निकल सकते हैं। भाग 7, पहचान की परतें। एक अहम विचार यह है कि हमारी खुद की पहचान कई परतों से बनी होती है। बाहरी परत सामाजिक छवि होती है, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। दूसरी परत भावनाओं से जुड़ी है, हमें क्या पसंद, क्या नापसंद, हमारे डर क्या हैं, हम किस बात पर तेजी से रिएक्ट करते हैं। तीसरी परत हमारी मान्यताओं और मूल्यों की है। कई बार हम किसी चीज को सही या गलत मानते हैं क्योंकि हमें बचपन से ऐसा बताया गया, मगर अब वह बात पुरानी हो चुकी और हमारे लक्ष्य से भी मेल नहीं खाती। लेखक कहता है कि जब हमें आगे बढ़ना है तो अपनी पहचान की इन परतों को खंगालना होगा। देखना होगा कि कहीं हम एक आउटडेटेड पहचान को तो नहीं पकड़े बैठे हैं। उदाहरण के लिए, मैं बहुत स्वभाव से अंतर्मुखी हूं। मुझे कभी सबके सामने बोलना पसंद नहीं आएगा। हो सकता है यह धारणा बचपन में किसी बुरी घटना से आई हो, लेकिन आज कामकाज और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबके सामने अपनी बात रखना जरूरी हो। अब इस पुरानी पहचान को स्वीकार करके आप हमेशा अपना दायरा सीमित रखेंगे, जबकि समय नई पहचान को अपनाने का है।
हाँ, भले मुझे शुरुआत में संकोच हो, फिर भी मैं सीख सकता हूं ऑरल प्रेजेंटेशन देना। भाग 8, अंतर्निहित विश्वास का महत्व। किताब में बेहोश मान्यताएं या सबकॉन्शियस बिलीफ्स का बहुत जिक्र है। मतलब ऐसी धारणाएं जो हमारे मन की गहराइयों में बैठी हुई हैं और जिनका पता हमें भी नहीं चलता। जैसे एक व्यक्ति बचपन में देखता रहा कि उसके परिवार में पैसे को लेकर हमेशा संघर्ष रहता है या पैसों को बुरी चीज की तरह पेश किया जाता है। हो सकता है बहुत सारे पैसे वाले लोग लालची होते हैं, इस तरह की बात घर में कही जाती रही हो। अब वह व्यक्ति बड़ा होकर चाहे जितना भी परिश्रम करे, शायद वह बड़ा आर्थिक लक्ष्य पाने में खुद को सैबोटेजिंग हालात में पाता है, क्योंकि उसकी बेहोश मान्यता है कि धन भ्रष्ट कर देता है। इस तरह के बेहोश विश्वास हमारी प्रगति के खिलाफ जाते हैं। लेखक बताता है कि इन्हें पहचानने का एक तरीका है आत्म परीक्षण। लिखिए कि पैसों के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिश्तों के बारे में क्या रुख है, अपने शरीर के बारे में क्या विचार हैं। फिर पूछिए कि ये विचार आखिर कहाँ से आए, इनका कोई ठोस आधार है या महज सुनी सुनाई बातों का असर। इस आंतरिक जांच से हम कई अवरोधों को समझने लगते हैं जो हमें लगातार रोकते हैं। एक बार आप समझ लें तो उन्हें बदलना संभव हो जाता है। लेखक कहता है कि जो पहाड़ हमें रोक रहा है, उसी के दूसरी ओर हमारा सच्चा सपना है। बहुत बार जीवन की आपाधापी में हम अपने सपनों को दफना देते हैं। कभी पैसों की कमी का हवाला देते हैं, कभी परिवार की जिम्मेदारियों का। परंतु सच्चाई यह है कि हम उस सपने को लेकर पूरी तरह समर्पित नहीं रहते, क्योंकि अंदर कोई अवरोध है। बचपन की कंडीशनिंग, सामाजिक डर, असफलता की शंका इत्यादि। इस किताब का एक प्रमुख अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अपने सपनों का हीन भाव में मत रहिए। अपने सपने को बड़े गर्व से स्वीकार कीजिए और पूछिए कि क्या मेरे भीतर इतनी चाह है कि मैं इस सपने से जुड़े जोखिम उठाने को तैयार हो जाऊं। लेखक बताता है कि जब आप दिल से तय कर लेते हैं कि यह सपना मेरी जरूरत है, मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगा, तब आपका दिमाग सुलूसी खोजने लगता है। किंतु यदि आपने मन में यह डर पाल रखा है कि सपनों को सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए, तब आप वही करेंगे, उन्हें भूल जाएंगे और जीवन में अधूरापन महसूस करते रहेंगे। 3 चरणों में लेखक हमें रीप्रोग्राम करने की विधि समझाता है। पहला चरण है पहचान। पहले समझिए कि कौन सी बातें, आदतें या मान्यताएं हैं जो आपके फायदे में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं किसी व्यवसाय को संभालने लायक नहीं, मेरी याददाश्त खराब है, मैं कोई नई भाषा नहीं सीख पाऊंगा। इन कथनों को पहचानिए। दूसरा चरण है चुनौती देना। खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में सत्य है? क्या मैंने कभी सुबह जल्दी उठने की कोशिश की, कोई रणनीति अपनाई? क्या मैंने व्यवसाय के लिए कभी सही मार्गदर्शन या कोर्स लिया? क्या मैंने याददाश्त बढ़ाने के लिए अभ्यास किया? बहुधा उत्तर मिलेगा नहीं। तब स्पष्ट होता है कि आपके निष्कर्ष बेबुनियाद हैं। तीसरा चरण है नए कथनों को स्थापित करना। जैसे, मैं सुबह जल्दी उठने के लिए तैयार हूं, मुझे यह करना है, मैं निश्चित रूप से व्यवसाय कर सकता हूं, यदि सही तरह से सीखूं, मेरी याददाश्त बेहतर हो सकती है, अगर मैं नियमित अभ्यास करूं। इन नए कथनों को बार बार दोहराने से मन पुरानी धारणाओं को त्याग कर नई मान्यताएं अपनाने लगता है। यह जानबूझकर की गई रीप्रोग्रामिंग है। बहुत बार हमारी प्रगति इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमारा परिवेश कैसा है। यदि हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, हमारा हौसला तोड़ते हैं या हमें हमारे पुराने सीमित दायरे में रखना चाहते हैं, तो हमें मुश्किल होती है। द माउंटेन इज यू बताती है कि खुद को बढ़ाना है तो आसपास ऐसे लोग ढूंढिए जो आपका समर्थन करें, आपकी उन्नति देखना चाहें, आपके नए कदमों में हौसला बढ़ाएं। लेखक कहता है कि किसी मेंटर या रोल मॉडल को ढूंढना भी बड़ा सहायक होता है। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने पहले ही वह रुकावट पार कर ली हो जिससे आप गुजर रहे हैं। वह व्यावहारिक सलाह दे सकता है। साथ ही किताब बताती है कि हमें यह भी समझना होगा कि कुछ पुराने दोस्त, रिश्तेदार या संपर्क हमारे लिए भावनात्मक रूप से सही नहीं है। जरूरी नहीं कि हम उनसे लड़ें या उन्हें त्यागें, पर हमें सीखना चाहिए कि उनके नकारात्मक प्रभाव से खुद को कैसे बचाएं। इस संदर्भ में एक अंतिम बात यह भी है
कभी कभी हमें अकेला चलना होता है। शुरुआत में हो सकता है हमें अपने सपनों के पक्ष में खड़ा होने वाला कोई न मिले। तब हमें खुद ही अपने सबसे बड़े समर्थक बनना चाहिए। यही आंतरिक मजबूती हमें पहाड़ को पार कराने में मदद करेगी। भाग 12, आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की जरूरत। अक्सर कहा जाता है कि असल विकास आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर होता है। द माउंटेन इज यू में इस बात को बड़ी शिद्दत से समझाया गया है। हम इंसान स्वभाव से ही सहजता चाहते हैं, दिक्कतों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सफल होने वाले लोग वे अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं। लेखक पूछता है कि अगर कोई पहाड़ है और आप हमेशा उसके बराबर समतल भूमि पर चलते रहेंगे तो क्या आप उसके पार कभी पहुंच पाएंगे? नहीं। उसकी चढ़ाई चढ़ने के लिए मेहनत लगेगी, सांसें तेज होंगी, शरीर थकेगा, लेकिन जो दृश्यों की भव्यता आपको ऊपर से मिलेगी वह नीचे आसन जमाकर बैठने से नहीं मिलेगी। यही रूपक जीवन पर भी लागू होता है। तो सवाल यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन की पहचान कैसे करें, जिसकी आदत आपको बहुत गहरी है, जहां आपको कोई डर नहीं लगता, जहां कोई जोखिम नहीं, वही आपका कंफर्ट जोन है। भाग 13, असफलताओं का स्वागत। लेखक कहता है कि पहाड़ चढ़ते समय पैर फिसलना सामान्य है। 2-3 कदम चढ़ने के बाद आप 1 कदम नीचे भी आ सकते हैं। यह प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन में भी हम कई बार असफल होंगे। प्रश्न यह नहीं कि आप असफल होंगे या नहीं, प्रश्न यह है कि आप असफलता को कैसे देखते हैं। यदि आप असफलता को मैं किसी काम का नहीं जैसी सोच से जोड़ देते हैं तो हर विफलता आपको तोड़ती रहेगी। लेकिन अगर आप असफलता को मैंने एक तरीका सीख लिया जो काम नहीं करता के रूप में लें तो वह विफलता आपका शिक्षक बन जाएगी। केवल इसलिए क्योंकि हर बार वे सीख लेते थे, तैयारी सुधारते थे, पुनः उठते थे। लेखक समझाता है कि अपने भीतर का आलोचक हमें पीछे धकेलता है। बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम विफलता के बारे में अपना नजरिया बदलें और उसे अनुभव समृद्धि का एक चरण मानें। भाग 14, परिवर्तन का डर। कई बार हमारी ही इच्छा होती है कि जीवन में बदलाव आए, पर फिर भी जड़ता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन अज्ञात जगत खोल देता है। वर्तमान हालत भले ग्रे हो, फिर भी हमें उसकी आदत होती है। नई परिस्थिति, नए लोग, नया काम हमारे कल्पना लोक में अनिश्चितता ले आते हैं। मन में सवाल उठता है, अगर यह बदलाव मेरी स्थिति को और खराब कर दे तो? इन शंकाओं से पार पाने का तरीका यह है कि छोटे कदमों से शुरुआत करें। लेखक कहता है कि एकदम से बड़ी छलांग लगाने से डर लगना स्वाभाविक है, मगर अगर आप उसी राह में छोटे कदम रखेंगे तो आपका भय कम होगा। साथ ही खुद को उस बदलाव की कल्पना में जीते हुए देखें। सोचें कि अगर यह बदलाव सफल हुआ तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। बार बार इसका विजुअलाइज करना आपके मन में उस भविष्य के लिए उत्साह जगाता है। किताब का एक दिलचस्प बिंदु यह है कि बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों से बाहर ही नहीं निकल पाते। वे खुद को माफ नहीं कर पाते कि मैंने उस समय यह क्यों नहीं किया, मैंने ये क्यों बोला, मेरी वजह से इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई। यह पश्चाताप और ग्लानि भी आत्मतोड़क व्यवहार को जन्म देती है, क्योंकि आप आगे कुछ भी करने से डरते हैं कि कहीं फिर गलती ना हो जाए। लेखक स्पष्टता से कहता है कि स्वयं को माफ किए बिना आप वर्तमान और भविष्य में कदम नहीं रख सकते। अपनी गलती से सीखना एक बात है, मगर उसे पूरी जिंदगी ढोते रहना दूसरी बात। आत्मदंड की यह प्रक्रिया आपको मानसिक बंधन में रखती है। इसलिए एक विधि यह है कि अपनी गलती को स्वीकार करें, उससे संबंधित सकारात्मक सीख लिखें। क्षमा प्रार्थना अगर किसी और से करनी है तो करिए और फिर उससे बाहर आ जाइए। यदि आप बार बार उसी बात को दोहराएंगे तो यह एहसास आपकी ऊर्जा, रचनात्मकता और साहस सब पर विराम लगा देगा। भाग 16, नई पहचान गढ़ना। जब हम अपनी पुरानी पहचान और उसके अवरोधों को समझ लेते हैं तो नए संस्करण के निर्माण पर ध्यान देना होता है। द माउंटेन इज यू में बताया गया है कि पहचान केवल जन्मजात चीज नहीं, बल्कि वह एक चलायमान अस्तित्व है।
आज आप जिस रूप में हैं, कल एक अभ्यास, एक सीख से किसी नए रूप में ढल सकते हैं। ये बदलाव कोई छलावा नहीं बल्कि वैचारिक विकास है। इसीलिए लेखक सलाह देता है कि अपनी मनचाही पहचान की लिस्ट बनाइए। मुझे किस तरह का व्यक्ति बनना है? आत्मविश्वास से भरा, स्वस्थ, दयालु, उद्यमी, कलाकार, जो भी। फिर पूछिए कि उस व्यक्ति का दैनिक व्यवहार क्या होगा। वह दिन की शुरुआत कैसे करता होगा? वह चुनौतियों का सामना किस तरह करता होगा? जिन ट्रेड्स की आप इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने व्यवहार में लाना शुरू कर दें। यह भी पूछें कि कौन सी पुरानी आदतें इस पहचान से मेल नहीं खाती। उन्हें धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया एक दिन या हफ्ते में नहीं होती। पहचान गहन चीज है, पर जैसे जैसे आप नई आदतों को पकड़ेंगे, पुरानी सोच और व्यवहार छूटने लगेगा। एक दिन आपको लगेगा कि आप वाकई एक नए व्यक्ति में विकसित हो चुके हैं, जिसे पहाड़ अब उतना विशाल नहीं लगता। बहुत बार हमारा विकास थमा रहता है क्योंकि हम दूसरों की भावनाओं से या अपनी भावनाओं से इस हद तक बंधे होते हैं कि निर्णय ले नहीं पाते। जैसे आप चाहते हैं कि किसी नए शहर में जाकर अपनी कला को निखारें, पर घर वालों की मंशा है कि आप वहीं कोई नौकरी कर लें। इस द्वंद्व में आप असमंजस में रहकर कोई कदम नहीं उठा पाते। किताब बताती है कि भावनाओं के बंधन से आजाद होना होगा। यह आजादी का मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं या दूसरों की परवाह ही न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने मन की पुकार को ज्यादा महत्व दें, साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझें, मगर उन पर इतना निर्भर न रहें कि आपकी जिंदगी ठप हो जाए। लेखक कहता है, जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा होने का साहस रखता है, वही वास्तविक आजादी पाता है। इसमें संवाद और समझौते की भूमिका हो सकती है, पर अंततः आपको अपनी राह चुननी ही होगी। भाग 18, स्वदेखभाल और आत्मसम्मान। द माउंटेन इज यू में आत्म देखभाल पर काफी जोर है। जब तक हम अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक कोई भी बाहरी उपलब्धि अधूरी रहेगी। खुद को पोषित करने के लिए हमें समय निकालना होगा। व्यायाम, अच्छा भोजन, पर्याप्त आराम, अपना कोई शौक पूरा करना। कई लोग सोचते हैं कि यह सब विलासिता है या मेरे पास इतना समय कहां, पर लेखक कहता है यह विलासिता नहीं, यह आवश्यकता है। यदि आप अपने शरीर और दिमाग को थका देंगे, अप्रसन्न रखेंगे, तो आपकी उत्पादकता भी गिर जाएगी। उल्टा, थोड़ा समय देकर अगर आप खुद को फिर से खुशहाल और ऊर्जावान बनाते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के लिए दोगुनी शक्ति से जुट सकेंगे। यह जीवन की बुनियादी देखभाल है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक उदाहरण, कोई इंसान करियर की दौड़ में है, लगातार 10-12 घंटे काम कर रहा है, खाने पीने की सुध नहीं, नींद कम हो रही है। थोड़े समय में ही उसकी ऊर्जा और रचनात्मकता घट जाती है। घर वालों से भी उसका तनाव बढ़ता है। ऐसे में अगर वह अपने लिए रोज 30 मिनट की भी वॉक, थोड़ी पढ़ाई या संगीत सुनने का समय निकालता, तो उसकी उत्पादकता और मनोदशा बेहतर रहती। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम मशीन नहीं, इंसान हैं। हमें मानसिक शांति और शक्ति दोनों चाहिए। भाग 19, मस्तिष्क का नवीकरण। किताब हमारे दिमाग के लचीलेपन पर भी रोशनी डालती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांतों के अनुसार दिमाग नए अनुभवों, आदतों और विचारों के आधार पर खुद को दोबारा निर्मित कर सकता है। इसका अर्थ है कि अगर आप लंबे समय तक किसी नई सकारात्मक आदत को अपनाएं, तो आपके मस्तिष्क में उस आदत से जुड़े न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाते हैं। यहीं पर लेखक समझाता है कि पुरानी गलत आदतों को हटाने के लिए नए व्यवहारों को दोहराना होगा। मसलन, अगर आपको मैं लोगों से बात नहीं कर पाता का विश्वास है और आप इसे बदलना चाहते हैं, तो दिन में 2-3 बार कोई छोटी बातचीत शुरू कीजिए, सहकर्मियों से, दुकानदार से, किसी परिचित से।
हर बार जब आप ये करते हैं, आपका दिमाग नई परिपाटी बना रहा है। मैं बात कर सकता हूं, मुझे कोई डर नहीं। आरंभ में संकोच लगेगा, पर धीरे धीरे यह सहज हो जाएगा। इस नई खेती से आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। भाग 20, आदर्श दिनचर्या। द माउंटेन इज यू एक आदर्श दिनचर्या का सुझाव देती है। हालांकि यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसे अपने जीवन में ढाले। इस दिनचर्या में सुबह कुछ मिनट खुद को समर्पित करना, ध्यान, जर्नलिंग या दिन की योजना बनाना। इसके अलावा उत्पादक समय अलग रखना, जहां आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। बीच बीच में छोटे ब्रेक, पानी पीना, सांस के व्यायाम, ताकि मानसिक ऊर्जा बनी रहे। रात को विश्राम के लिए सही समय पर सोना। सोने से पहले कोई सकारात्मक विचार, पुस्तक पढ़ना या दिन भर के लिए आभार जताना, यह सब आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। किताब की सलाह है कि जीवन में अनुशासन मात्र से बड़ा बदलाव आता है। अनुशासन का मतलब सख्त पाबंदियां नहीं, बल्कि एक संतुलनपूर्ण रूटीन, जहां आपकी महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी हों और लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ते रहे। भाग 21, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। लेखक एक खूबसूरत अभ्यास बताता है। हर दिन कुछ मिनट निकालें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। मान लीजिए आपको लेखक बनना है। कल्पना करिए कि आपकी किताब छप गई है, आप एक बुक लॉन्च इवेंट में हैं, पाठक आपके पास आकर तारीफ करते हैं, मीडिया इंटरव्यू लेती है। यह सब सुनकर आप खुश हैं। इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा? आपका दिमाग उस अनुभव को असल मानकर उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होगा। हम अक्सर नकारात्मक विजुअलाइजेशन करते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए, लोग उपहास न करें। इसे उलटें, सकारात्मक चित्र खींचें। हां, यह केवल चित्र खींचने तक सीमित न रहे, व्यावहारिक कदम भी जरूरी है। लेकिन इस साधना से आत्मविश्वास जागता है। आपका मन उस छवि का पीछा करता है और आपका शरीर सचमुच क्रियाशील होने लगता है। बहुत बार हम अपने आप को इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यदि हमने कुछ अलग किया तो समाज, परिवार या दोस्त क्या कहेंगे। यह अपेक्षा का प्रेशर हमारी स्वतंत्र इच्छा को दबा देता है। द माउंटेन इज यू कहती है कि दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, मगर अपनी खुशी, अपना विकास सबसे बढ़कर है। आपने अगर कोई रास्ता चुना है जो गलत नहीं है, तो बस इसीलिए मत छोड़िए कि लेखक उदाहरण देता है कि यदि आप लेखन करना चाहते हैं, पर परिवार कहता है कि यह समय की बर्बादी है, तो क्या आप हमेशा अपने सपने को दबा देंगे? अगर आप यह डर लिए बैठे रहे तो जीवन भर पछतावा होगा। लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के बाद भी वे संतुष्ट हों, यह जरूरी नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपना कोण अच्छी तरह समझाएं और अंततः उस राह पर चलें। इस प्रक्रिया में कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, पर लंबे समय में यही सही है। अन्य प्रेरक पुस्तकों की तरह यह किताब भी दोहराती है कि असफलता अस्थायी है, मगर इससे सीखा सबक स्थायी रूप से आपके व्यक्तित्व में जुड़ जाता है। लिहाजा जितनी जल्दी आप असफलता के डर से ऊपर उठकर कुछ नया करने की हिम्मत कर लेंगे, उतना जल्दी ही आप सीख द्वारा परिपक्व होंगे। इस तरह आपकी शिक्षा तेजी से बढ़ेगी और आप पहाड़ की चढ़ाई के बीच सामर्थ्यवान महसूस करने लगेंगे। एक छोटा उदाहरण मान लें, आप नए स्टार्टअप की कोशिश करते हैं और 6 महीने बाद वह बंद भी हो जाता है। लोगों की नजर में आप असफल हुए, मगर क्या आपने कुछ नया सीखा? क्या आपकी संवाद स्किल, बिजनेस समझ, लोगों को मैनेज करने की कला सुधरी? अगर हां, तो आपने व्यावहारिक तौर पर बहुत कुछ पा लिया है जो अगले मौके पर आपके काम आएगा। इस परिप्रेक्ष्य को दिमाग में रखना होगा। द माउंटेन इज यू में भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईक्यू का बड़ा महत्व बताया गया है। जब आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं
तो आप अपने और दूसरों के भावनाओं को समझते हैं, उन पर सही ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह है कि हम स्वयं के प्रति कठोर होने के बजाय आत्म सहानुभूति रखें। जब हम अपने किसी व्यवहार या निर्णय से संतुष्ट नहीं होते तो अक्सर खुद को बहुत डांटने लगते हैं। ये डांट यदि अत्यधिक है तो हमारी आत्म छवि को नुकसान पहुंचाती है। द माउंटेन इज यू बताती है कि स्वयं को भूलों के लिए माफ करते हुए आगे बढ़ना सबसे जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाही बरतें। हमें अपनी भूलों का विश्लेषण करना है, उनसे सीखना है और अगले कदमों में सुधार लाना है। यह आत्मचेतना और आत्म सहानुभूति का संतुलन ही हमें मजबूत बनाए रखता है। अगर हम केवल आलोचना या केवल माफी पर ही टिके रहेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। बहुत सी समस्याएं इसलिए भी पैदा होती हैं क्योंकि हमारे निजी जीवन में सीमाओं की कमी होती है। हम न तो अपने लिए सीमा तय करते हैं, न ही दूसरों के असंगत हस्तक्षेप को रोक पाते हैं। फलस्वरूप हम दूसरों की मांगों और अपेक्षाओं से इतना दब जाते हैं कि अपनी प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। किताब सुझाती है कि सीमाओं का निर्धारण करना सीखें। ये सीमाएं आपके व्यक्तिगत समय, भावनात्मक ऊर्जा, कामकाजी अपेक्षाओं और रिश्तों में सम्मान को लेकर हो सकती हैं। जैसे यदि कोई लगातार आपको देर रात तक कॉल करवाता है और आपका आराम छिन जाता है तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप रात को 10 बजे बाद उपलब्ध नहीं रहेंगे। इस प्रकार की सीमाएं जब हम पूरे सम्मान और सौहार्द के साथ रखते हैं तो हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों के प्रति अनुशासन बना पाते हैं। इसकी शुरुआत कठिन लग सकती है क्योंकि अक्सर हम दूसरों को नाराज करने से डरते हैं, लेकिन लंबे समय में यह सीमाएं हमारे जीवन में संतोष, सुरक्षा और मानसिक शांति लेकर आती हैं। जब भी हम कोई बड़ा बदलाव लाने की सोचते हैं, भीतर एक प्रतिरोध उठ खड़ा होता है। उसे अवरुद्ध ऊर्जा कहिए या आंतरिक बाधा। मस्तिष्क आदतन उस स्थिति को रोकना चाहता है जिसमें हमें जोखिम उठाना पड़े। द माउंटेन इज यू में लेखक समझाता है कि इस प्रतिरोध की प्रकृति क्या है। प्रतिरोध मूलतः हमें सुरक्षित रखना चाहता है। नया काम, नई पहल अनजान रास्ते में संभावित खतरों से बचाना चाहता है, लेकिन यह सुरक्षा हमारी उड़ान को रोक देती है। अतः लेखक कहता है कि प्रतिरोध का सम्मान कीजिए, उसकी कामना समझिए, वह आपको सुरक्षित देखना चाहता है। पर यह भी बताइए कि मैं इस सुरक्षा के दायरे से आगे जाकर अपने लिए एक बड़ा आसमान खोज रहा हूं। किसी न किसी स्तर पर यह प्रतिरोध को शांत करने का तरीका है। इसे हम एक अतिरिक्त उदाहरण से समझें। मान लीजिए आप फिटनेस पर फोकस करना चाहते हैं। पहली सुबह आप जागने की कोशिश करेंगे तो दिमाग कहेगा, रहने दो, सो जाओ, थके हुए हो। यह प्रतिरोध है, वह आपको आरामदायक बनाकर रखना चाहता है, लेकिन आपको धीरे धीरे बदलाव लाने के लिए इस प्रतिरोध को प्यार से चुनौती देनी होगी। हाँ, मैं थका हुआ हूं, पर केवल 10 मिनट वर्कआउट करके देखता हूं, फिर अगर सचमुच ऊर्जा नहीं मिलेगी तो रुक जाऊंगा। इस तरह दिमाग को पूरा त्याग करने के बजाय छोटा समझौता करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लेखक बताता है कि हमारे भीतर एक भीतरी बच्चा हमेशा रहता है जो हमारे बचपन के अनुभवों, पीड़ाओं और खुशी की यादों से बना है। कई बार हमारी वर्तमान समस्याएं उसी भीतरी बच्चे की चोटिल भावनाओं से जन्म लेती हैं। अगर बचपन में हमें बार बार अनदेखा किया जाता था, तो अब बड़े होकर भी हम जैसे ही किसी के थोड़े कटु शब्द सुनते हैं, भीतर का बच्चा सक्रिय हो जाता है। मुझे फिर से ठुकराया जा रहा है और हम भावनात्मक रूप से टूटने लगते हैं। द माउंटेन इज यू कहती है कि इस भीतरी बच्चे को हमें समझना और अपनाना होगा। उससे हम पूछें कि तुझे किस बात का डर है, पिछले किस अनुभव ने तुझे भुगतना सिखाया। फिर हम आज के वयस्क रूप से उसे दिलासा दें, कहें कि अब यह नया समय है, हमारे पास नए साधन हैं, हम पहले की तरह असहाय नहीं। यह एक उपचार की विधि है जिसमें आप खुद को स्नेह देते हैं, अपने पुराने घावों को कुरेदने की बजाय उन पर मरहम लगाते हैं।
लेखक समझाता है कि जिस दिन आपके भीतर का बच्चा आपका सहयोग करने लगा, उस दिन आपकी कई भावनात्मक उलझनें स्वतः हल हो जाएंगी। पुस्तक में एक अध्याय है जहां लेखक सफल लोगों की मानसिकता का विश्लेषण करता है। वह बताता है कि जो सीधे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं, वे भी कभी हारे थे, वे भी डरते थे, मगर उनके पास एक अनोखा गुण था, मैं किसी भी स्थिति में रास्ता खोज लूंगा। इससे वे हर अनुभव को सीखने का माध्यम बना लेते हैं। सफल लोग स्वयं को पूर्ण स्वीकार्यता देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी कमियों पर काम नहीं करते। वे मानते हैं कि अगर कोई कमी है तो उसे सुधार सकते हैं, मगर इस कमी के होते हुए भी मैं एक योग्य व्यक्ति हूं। इस स्वीकृति के कारण वे शर्म या अपराध बोध से नहीं जूझते, बल्कि रचनात्मकता से समाधान ढूंढते हैं। इसके अतिरिक्त सफल लोगों के पास दीर्घकालिक सोच होती है। वे आज की कमजोरियों या बाधाओं को इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखते जितना उस महान लक्ष्य पर ध्यान देते हैं जिसके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही को बीच बीच में चोट लगती है, राहत कम मिलती है, मगर वह चोटी के नजारे के लिए सब सहता है। किताब हमें याद दिलाती है कि आत्मखोज का सफर कभी पूरा नहीं होता। पहाड़ की चढ़ाई का रूपक बताता है कि हम जीवन भर किसी न किसी पहाड़ पर होते हैं। आज आप एक बाधा पार कर लें तो कल दूसरी चुनौती आएगी। इसका मतलब हमें निरंतर अपने मन और गुणों का अन्वेषण करते रहना चाहिए। लेखक प्रेरित करता है कि आप रोज सोने से पहले खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा, कौन सा डर उभरा, मैंने उससे कैसे निपटा, कल के लिए मैं क्या आशा रखता हूं। इन सवालों से आपके भीतर एक निरंतर बातचीत चलती रहेगी और आप स्वचालित जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि चेतन जीवन जिएंगे। चेतन जीवन का मतलब है कि हर अनुभव को जागरूक होकर देखना, सीखना और चुनना। यह एक आध्यात्मिक भावना भी है जिसमें आप समझते हैं कि आपके भीतर असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है। जब हम पहाड़ चढ़ रहे हों तो कई बार हम अपनी निगाह हर वक्त ऊपर ही रखते हैं जहां मंजिल। इंट्रोडक्शन टू द माउंटेन इज यू। इससे बीच बीच के छोटे छोटे मील के पत्थर हमें दिखाई ही नहीं देते। द माउंटेन इज यू कहती है कि छोटी छोटी उपलब्धियों को हमें मनाना चाहिए, उन्हें नोटिस करना चाहिए। मान लीजिए आपको बोलने में डर लगता था, आप अपने दफ्तर की मीटिंग में पहली बार बोल पाए। हो सकता है सिर्फ 1 मिनट, मगर वह भी उपलब्धि है। उसे स्वीकार कीजिए। अपने दिमाग में संजोइए कि आज मैंने एक तरफ कदम बढ़ाया है। इससे आपको उत्साह मिलेगा, आपकी सोच सकारात्मक बनेगी। छोटी सफलताओं को नजरअंदाज करने से हम निराश रहते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन अगर हम प्रगति का उत्सव मनाएं तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और पहाड़ की बची हुई चढ़ाई भी आसान लगेगी। लेखक बताता है कि खुशी कोई अंतिम बिंदु पर ही नहीं मिलती, वह रास्ते में भी मिलती है, बशर्ते आप उसे देखना चाहें। Self-expression and self-care are, essential aspects of our well-being. They allow us to connect with our true selves and maintain a healthy balance in life. हमारे पहाड़ के भीतर एक कारण यह भी है कि हम अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते। हम खुद को अभिव्यक्त नहीं करते। कभी हमें डर है कि हम गलत न समझे जाएं, कभी सामाजिक दबाव, कभी लोगों की निगाह में क्या आएगा जैसी चिंता। लेखक कहता है कि इस मानसिकता को तोड़ना जरूरी है, वरना आपकी प्रतिभा, आपके विचार सब दबी रह जाएंगे। आत्म अभिव्यक्ति सिर्फ मंच पर बोलना नहीं, यह आपकी राय स्पष्टता से रखना भी है, आपके हुनर को बाहर लाना भी, कोई लेख लिखना या रचनात्मक काम करना भी। एक म्यूजिशियन अगर शर्मा कर गाने न गाए तो वह कभी नहीं जान सकेगा कि उसकी आवाज कितनी उपयोगी है। इसी तरह आप भी अपने क्षेत्र में मौन रहकर अपने आप को छिपाए रखेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आप कितने अनूठे हैं। आत्मसम्मान उसी से जन्मता है जब हम यथार्थ रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं। हां, संभावित इनकार या आलोचना का डर होता है, मगर हमारे विकास के लिए यह जोखिम उठाना आवश्यक है। द माउंटेन इज यू इसी को अपने भीतर की शक्ति को बाहर लाना कहती है। एक बार आपने ऐसा कर लिया तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा पार हो जाता है,
क्योंकि अब आपको अपनी ही मजबूती का आगाज दिखता है। सेल्फ केयर वर्सेस सेल्फिशनेस। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि खुद पर ध्यान देना स्वार्थ है। वे कहते हैं, मैं केवल दूसरों के लिए जीता हूं। लेकिन किताब समझाती है कि स्वदेखभाल और स्वार्थ में अंतर है। स्वदेखभाल मतलब आप अपने तन मन की जरूरतों का ख्याल रखें ताकि आप दूसरों की मदद भी अच्छी तरह कर सकें। अगर आप अपनी थाली ठीक से सजाएंगे तभी दूसरे को भोजन परोसने में सक्षम होंगे, वरना आप खुद भूखे रहकर भी लंबे समय में दूसरों के लिए भी सहायता कम कर पाएंगे। अपने लिए समय निकालना, थोड़ा विराम या आराम लेना, एक अच्छी किताब पढ़ना, संगीत सुनना, यह सब आत्म देखभाल के अंग हैं। इन्हें अपराध बोध से करने की जरूरत नहीं। जब आप स्वस्थ, खुश और शांत रहते हैं तो दूसरों को भी सहयोग देने के लिए बेहतर स्थिति में रहते हैं। लेकिन स्वार्थी इंसान केवल अपने लाभ का सोचता है, दूसरों के हित या भावनाओं की उसे परवाह नहीं होती। द माउंटेन इज यू कहती है कि हमें ये दो बातें गडमड नहीं करनी चाहिए। संतुलित जीवन के लिए स्वदेखभाल अत्यावश्यक है। Balancing life's ups and downs can be quite challenging, yet it's absolutely essential for our well-being. We must learn to navigate through the highs and lows with grace and resilience. जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई दिनों में खुशी, प्रगति, सकारात्मक एहसास होता है तो कभी टूटन, हताशा, निराशा आती है। ये उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। किताब बताती है कि संतुलन का मतलब यही है कि हम इन दोनों परिस्थितियों को कठोरता या हताशा के साथ न देखें, बल्कि सीखने में लगे रहें। अगर आज अच्छा दिन है तो आभार व्यक्त करिए, खुश रहिए। अगर कल कुछ बिगड़ जाए तो पैनिक न करें, सोचिए कि यह भी एक चरण है जिसका अंत होगा। बीच में आप सुधार के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। यह संतुलन आपको भावनाओं के अतिरेक से बचाता है। कई बार हम ऊंचे नीचे दौर में इतना बह जाते हैं कि गलत निर्णय ले लेते हैं। एक छोटे उदाहरण से समझें। आप लंबे समय से किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज अचानक कोई अच्छा इंटरव्यू टिप्स मिल गए। आप उत्साहित हैं। कल इंटरव्यू देने गए तो आपके हिसाब से बेहतर नहीं हुआ। इस पर आप बुरी तरह निराश हो जाते हैं। लेखक कहता है, याद रखें कि आप कल भी एक सकारात्मक दिन जीकर आए हैं। उस क्षण की ऊर्जा को आपने कहां रख दिया? इसका मतलब है जीवन का हर दिन अलग है। फैसले के लिए पूरे घटना चक्र को देखना होगा। संतुलित रवैया बनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे शब्दों में क्या ही दम होता है, मगर द माउंटेन इज यू बताती है कि शब्द एंड ऊर्जा रख सकते हैं। खुद से बोले गए कठोर शब्द, जैसे मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, हमें भीतर तक मार सकते हैं। ये वाक्य हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं और धीरे धीरे आत्मविनाशक आदतों को जन्म देते हैं। लेखक कहता है कि यह समझें कि आत्मसंवाद कितना शक्तिशाली है। अगर आप खुद से कहते रहेंगे, मैं इसमें सफल हो सकता हूं, मैं नया रास्ता खोज सकता हूं, तो आपकी कोशिशें भी उसी दिशा में होंगी। और अगर आप मुझ में क्षमता नहीं रखते रहेंगे तो तमाम दरवाजे खुद ब खुद बंद कर लेंगे। इसलिए भाषा का चयन सजगता से करना चाहिए। अपने मस्तिष्क में चल रहे शब्दों पर ध्यान दें। कोई नकारात्मक वाक्य दिखे तो उसे तुरंत रोकें और सकारात्मक वाक्य में बदलें। इस अभ्यास से आपके दिमाग को पता चलेगा कि आप एक नया माहौल रचना चाहते हैं। ऐसा माहौल जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, पहाड़ चढ़ने की हिम्मत रख सकते हैं। Managing anger and frustration is crucial for our mental well-being. When we understand the root causes of these emotions, we can begin to take control and respond in healthier ways. कभी-कभी हम पहाड़ से जो कुंठा महसूस करते हैं, वह क्रोध बनकर प्रकट होती है, या किसी व्यक्ति की बात, किसी परिस्थिति का दोहराव हमें गुस्सा दिलाता है, क्योंकि वह हमें पुराने दर्द की याद दिलाता है।
किताब इस विषय पर कहती है कि क्रोध मानवीय भावना है, लेकिन इससे निपटने का तरीका सीखने की जरूरत है। क्रोध आने पर सबसे पहले अपने शरीर की प्रतिक्रिया नोटिस करें। सांस तेज हो रही है, दिल धड़क रहा है, कंधे सख्त हो गए हैं। खुद को शांत करने की कोशिश करें। कुछ गहरी सांस लें, पानी पिए, कुछ सेकंड रुक कर सोचें कि वास्तव में कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। कभी कभी मूल कारण कुछ और होता है और हम किसी और घटना पर क्रोधित हो उठते हैं। लेखक एक तकनीक बताता है, अपनी समस्या का नाम लो। यदि कोई बात बार बार क्रोध उकसाती है, उसे एक शब्द दीजिए ताकि आप उसे पहचान सकें। अगली बार जब वह स्थिति आए तो आप जानेंगे कि यह उसी शब्द के तहत आती है। इसका समाधान मैंने पहले ही सोचा है। इस अभ्यास से आप विवेकपूर्वक कार्य कर पाते हैं और क्रोध के नकारात्मक नतीजों से बचते हैं। द माउंटेन इज यू सिर्फ व्यक्तिगत विकास की बात नहीं करती, बल्कि रिश्तों में आने वाले पहाड़ों पर भी रोशनी डालती है। बहुत बार हमारी आंतरिक असुरक्षा, डर या अपेक्षाएं रिश्तों को बिगाड़ देती हैं। हम सोचते रहते हैं कि साथी ने हमें समझा नहीं, मगर खुद भी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। लेखक समझाता है कि रिश्तों में संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। दो लोगों के बीच कोई पहाड़ खड़ा होता है तो संभव है कि उनमें से एक का अंदरूनी भय ही उसे बनाता जा रहा हो। यदि आप अपने साथ की भावनाओं को खुलकर साझा करें, उनकी बातें सुने, तो पहाड़ की नींव ढह जाएगी। साथ ही कभी कभी यह पहचानना जरूरी है कि कौन सा रिश्ता वाकई आपके विकास के अनुकूल है। अगर कोई रिश्ता लगातार आपको सीमित कर रहा है, आपकी खुशी और प्रगति छीन रहा है, तो आपको उस रिश्ते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यह कठोर लग सकता है, पर आगे चलकर यही विवेकपूर्ण फैसला हो सकता है। The fear of isolation is something we all experience at some point. It's that unsettling feeling of being disconnected from others, of being alone in our journey. This fear can be paralyzing, making us hesitant to take steps forward, to embrace change, or to pursue our dreams. Yet, in understanding this fear, we can begin to overcome it, to find strength within ourselves, and to build new connections that support our growth. जब हम नया काम शुरू करते हैं, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, तो कभी-कभी दोस्तों का दायरा बदलने लगता है। पुराने कुछ साथी दूर हो जाते हैं। इससे हमें लगता है कि हम अकेले पड़ रहे हैं। किताब बताती है कि यह एक स्वाभाविक चरण हो सकता है। इंसान बदलता है तो उसके आसपास की दुनिया भी बदलती है। यह संभव है कि कुछ लोग आपकी तरक्की या नए विचारों से असहज हों। हो सकता है उन्हें लगे कि आप अहंकारी हो रहे हैं या उनके जैसे नहीं रहे। इस अलगाव के डर में आप खुद को रोक सकते हैं, लेकिन लेखक समझाता है कि अगर आप इसी कारण आगे बढ़ने से रुकते हैं तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। असल में नए चरण पर पहुंचकर आपको वैसे ही नए मित्र संपर्क मिलेंगे जो आपकी वर्तमान सोच से तालमेल बिठा सकेंगे। इस तरह जिन्होंने आपको वास्तव में समझा है वे साथ बने रहेंगे, बाकी धीरे धीरे विदा हो जाएंगे। इसकी पीड़ा हो सकती है, मगर यह विकास का अनिवार्य हिस्सा है। आगे चलकर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इसी राह पर हैं और एक स्वस्थ नेटवर्क तैयार होगा। कई लोगों में नशे या अनियंत्रित भोजन, अत्यधिक नेटफ्लिक्स देखने जैसी आत्मविनाशक इन आदतों के पीछे गहरे मानसिक कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव से पलायन, मन की शांति न मिलना या खुद को सजा देना। किताब में बताया गया है कि इन आदतों को छोड़ने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं, आत्म जांच भी चाहिए। पूछें कि मैं क्यों बार बार इन गतिविधियों में चला जाता हूं? किस भावना से बचने के लिए मैं यह सब करता हूं? क्या यह वास्तविक जरूरत है या दर्द को दबाने की कोशिश? ये सवाल आपको आपकी आंतरिक समस्याओं का पता देंगे। फिर आप छोटे छोटे कदमों से इन आदतों को फीका कर सकते हैं। लेखक
यहां नाराजगी या ग्लानि से दूर रहने का सुझाव देता है। यदि आप हर बार चॉकलेट खाकर अफसोस करते रहेंगे तो वह अपराध बोध ही आपको और चॉकलेट खाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि मन दुखी। लेकिन अगर आप धीरे से समझें कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे तनाव है और मुझे तनाव कम करने का कोई और जरिया खोजना होगा, तो आप एक ठोस समाधान की तरफ बढ़ेंगे। भाग 40 सोचने और करने के बीच पल। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर उस ज्ञान को कर्म में बदल नहीं पाते। लेखक कहता है कि सोचने और करने के बीच का पल निर्णायक होता है। अक्सर हम लंबी योजनाएं बनाते हैं परंतु एक्शन टाल देते हैं। यह टाल मटोल ही पहाड़ की ऊंचाई बढ़ाती जाती है। इसलिए किताब जोर देती है कि जैसे ही कोई सकारात्मक विचार या समाधान आपके दिमाग में आए, उसे एक छोटे से कदम में बदल दीजिए। मैं कल सुबह 10 मिनट अभ्यास कर सकता हूं। मैं अभी एक दोस्त को फोन करके सलाह ले सकता हूं। मैं आज ही ऑनलाइन आवेदन भर सकता हूं। यह एक छोटा कदम ही सही, लेकिन सोच और कर्म को जोड़ता है। याद रखिए, जब आप अपने विचारों को लगातार टालते रहते हैं तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी खो देते हैं। अपने आप से कहा हुआ वादा टूटता है तो मन समझता है कि मैं भरोसे के लायक नहीं। भाग 41 प्रेरणा बनाम अनुशासन। द माउंटेन इज यू में एक व्यापक चर्चा है कि प्रेरणा क्षणिक होती है, जबकि अनुशासन टिकाऊ परिणाम देता है। अगर आप हर दिन प्रेरणा की प्रतीक्षा करेंगे कि मन में उत्साह आए तभी उठकर काम करेंगे, तो कई बार आप रुक जाएंगे। मगर अनुशासन का अर्थ है कि आप चाहे प्रेरित महसूस कर रहे हों या नहीं, फिर भी उसी लय में कर्म करते हैं। इसका यह असर होता है कि धीरे धीरे आपका मन उस कार्य को स्वाभाविक मानने लगता है। उदाहरण के लिए, आप सुबह दौड़ने का निश्चय करते हैं। पहले दिन बड़ा जोश होगा, नए जूते, नया ट्रैक। दूसरे दिन भी ठीक ठाक, लेकिन तीसरे या चौथे दिन बरसात होगी, नींद प्यारी लगेगी, शरीर में थोड़ी थकान होगी। यदि प्रेरणा पर निर्भर हैं तो नहीं उठेंगे। अगर अनुशासन है तो आपको याद होगा कि आपसे एक कमिटमेंट हुआ है और थोड़ा एडजस्ट करके भी आप दौड़ने जाएंगे। किताब कहती है कि बस इसी तरह पहाड़ चढ़ा जाता है। हर दिन भले पूरब की हवा चले या पछुआ, आप कदमों की निरंतरता न तोड़ें। यह निरंतरता ही आगे चलकर चरित्र और सफलता दोनों को संवारती है। भाग 42 समस्याओं को अवसर में बदलना। अक्सर हम समस्याओं से डरकर भागते हैं, मगर लेखक बताता है कि समस्याएं ही हमारे लिए नए रास्ते खोलती हैं। बड़ा बिजनेस आइडिया किसी समस्या के समाधान से आया। रचनात्मकता किसी मजबूरी या कमी से जन्मी। मजबूत रिश्ते संघर्षों के बाद ही संवरे। इसलिए जब आप किसी बड़ी उलझन में हों तो भागने के बजाय इस दृष्टिकोण से देखें, मुझे क्या सीखना है, मैं किस तरह इसे अवसर में बदल सकता हूं। यह नजरिया आपको दयनीय स्थिति से बाहर निकालकर सक्रिय बना देता है। आप सोचने लगते हैं कि कहां कमी रह गई, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या नया प्रयोग हो सकता है। तभी आपकी कुशलता और आत्मविश्वास फलते फूलते हैं। एक सरल उदाहरण, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, बीच में आपको कोड में दिक्कतें आ रही हैं। आप चिढ़कर कोडिंग छोड़ देते हैं तो पहाड़ और बड़ा लगेगा। मगर अगर आप सोचें कि यह त्रुटि मुझे गैप समझने में मदद दे रही है, तो आप उस गैप को भरने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, नई पुस्तक या कोर्स खोजने लगेंगे। इस तरह दिक्कत एक अवसर बन जाएगी। भाग 43 मंद गति से भी मंजिल। किताब हमें याद दिलाती है कि तेज गति से ही हमेशा मंजिल मिलती हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ लोगों को धीरे धीरे बदलाव लाना ज्यादा सुरक्षित और स्थायी लगता है। उन पर दबाव डालने या जल्दबाजी करने से वे हताश हुए बिना या डर के बिना आगे बढ़ पाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी गति भले धीमी हो, मगर आप रुके नहीं। शायद आप हफ्ते में एक बार कोई नई आदत प्रैक्टिस करें या हर दिन 10 मिनट डालें।
जो भी तरीका हो वह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल हो तो बेहतर परिणाम देता है। समय बढ़ने के साथ धीरे धीरे आप रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग अति उत्साह में बड़े लक्ष्य तय कर लेते हैं, पर कुछ ही दिन में थककर या हिम्मत हारकर छोड़ देते हैं। द माउंटेन इज यू कहती है कि इसके बजाय लगातार स्थिर प्रगति का मॉडल अपनाइए। एक छोटा कदम, फिर अगला छोटा कदम। समय के साथ आप पाएंगे कि आपकी छोटी कोशिशों ने एक विशाल पहाड़ पार कर लिया है। भाग 44। संसाधनों की कमी एक बाधा या वरदान। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन या समर्थन नहीं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। यह एक वास्तविक कठिनाई हो सकती है, लेकिन किताब सुझाती है कि अक्सर सीमित संसाधन हमें ज्यादा रचनात्मक बनाते हैं। जब कुछ उपलब्ध नहीं होता, तब हम नए तरीके खोजते हैं, कम से भी काम निकलवाना सीखते हैं, इनोवेशन करते हैं। एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं, वह अगर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पारंपरिक फ्रिल्स शो ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन वह जमीनी स्तर पर मेहनत करेगा, पास के संसाधनों का इस्तेमाल करेगा, सोशल मीडिया पर मुफ्त प्रमोशन का तरीका ढूंढेगा, दूसरों से कोलैबोरेशन के लिए बोलेगा। इस सब में वह ऐसा अनुभव और जुझारूपण प्राप्त कर लेता है जो आगे चलकर उसे और मजबूत बना देता है। इसीलिए द माउंटेन इज यू सीमित संसाधनों को भी एक पॉजिटिव दृष्टि से देखने का आह्वान करती है। बहुत सी महान कहानियां इसी से निकली हैं कि लोगों के पास साधन कम थे पर जज्बा ज्यादा था। आप भी ऐसी ही कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। भाग 45। आत्मविश्वास का मूल। आत्मविश्वास रातों रात पैदा नहीं होता। यह बहुत सारी छोटी छोटी सफलताओं और सीखों का जोड़ होता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं और उसे अभ्यास में लाते हैं, छोटी सी उपलब्धि मिलती है तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। बार बार ऐसा करने से यह रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। द माउंटेन इज यू में लेखक कहता है कि आत्मविश्वास पाने के लिए अक्सर लोग बड़े मौके का इंतजार करते हैं, जबकि उसकी बुनियाद छोटे छोटे कामों में है। अगर आप रोज के लक्ष्य पूरे कर पाए तो आप बड़े लक्ष्य को पाने का भरोसा विकसित कर सकेंगे। हमें ऐसे कार्यों की सूची बनानी चाहिए जिनसे आत्मविश्वास बने और उन्हें क्रमशः करना चाहिए। उदाहरण, आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं। सबसे पहले परिवार या दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें, फिर एक छोटे समूह में, फिर कॉलेज के फंक्शन में, उसके बाद एक बड़े समागम में। इस क्रमिक प्रक्रिया से आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होगा। जो व्यक्ति आज पब्लिक फिगर है, वह भी एक दिन ऐसे ही छोटे मंच से शुरू हुआ होगा। भाग 46। अपने आप को महसूस करने की कला। हमारे अंदर भावनाओं का एक समंदर चलता है, कभी डर की लहर, कभी आशा की, कभी क्रोध की। द माउंटेन इज यू कहती है कि इनमें से किसी भी लहर को अनदेखा मत करो। पूर्ण जागरूकता से उसे महसूस करो, समझो, फिर डिसाइड करो कि उसके अनुसार क्या कार्रवाई करनी है। अगर आपको किसी स्थिति में बेचैनी हो रही है तो रुककर देखिए कि यह क्यों हो रही है। क्या यह संकेत दे रही है कि मैं किसी ऐसी जगह प्रवेश करने वाला हूं जहां मुझे तैयारी की कमी है, या क्या यह किसी पुराने अनुभव का ट्रिगर है? इसी तरह खुशी की अनुभूति भी आए तो उसे भी पूर्णता से भोगें, उसे झुठलाकर जल्द आगे न बढ़े। जीवन का आनंद उसी पल में रुककर सुनने से मिलता है। जब हम अपने आप को महसूस करने की कला में पारंगत होते हैं तो हम किसी भी भावना के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रह जाते, बल्कि उसे देख परख कर सही कदम उठाते हैं। यह भावनात्मक परिपक्वता का सबसे सुंदर आयाम है, जो हमारी आत्मतोड़क प्रवृत्ति का अंत कर देता है। भाग 47। जोखिम, आकलन और फैसले। कभी कभी हम सोचते हैं कि हिम्मत दिखाना मतलब बिना सोचे समझे छलांग लगा देना है, मगर किताब बताती है कि जिम्मेदारी से जोखिम उठाना।
इस तरह से डर का सामना करके जब आप कदम बढ़ाते हैं तो वह हिम्मत कहलाती है। अंधा जोखिम वही है जिसमें आप बिना कोई योजना, बिना समझ कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। ऐसा करने से असफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है और आपको गहरा धक्का भी लग सकता है। इसलिए लेखक का मत है कि समझदार लोग पहले जानकारी जुटाते हैं, योजना बनाते हैं, फिर भी जो अनिश्चितताएं बचती हैं उन्हें हिम्मत के बल पर पार करते हैं। यह एक व्यावहारिक रणनीति है, क्योंकि आप न तो अपने सपनों को स्थगित कर रहे हैं, न ही विवेक को। आप डर को केवल इसलिए ब्लॉकिंग फैक्टर नहीं बनने देते, क्योंकि तैयारी और सोच परख आपकी पथ प्रदर्शक है। इस तरह पहाड़ छोटा जान पड़ता है, क्योंकि आपके पास नक्शा, सामान और दिशा भी है। भाग 48, सामाजिक तुलना। इस तुलना से आप अपना इरादा ही खो बैठते हैं, क्योंकि आपको अपनी ही यात्रा बोझिल लगने लगती है। लेखक जोर देकर कहता है, अपनी तुलना अपने कल के स्व से करो। यानी, क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूं? मैंने कितना आगे बढ़ाया? क्या नया सीखा? कौन सी आदत छोड़ी या अपनाई? यही असली प्रगति है। अगर आप किसी और इंसान से खुद की तुलना करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव, लक्ष्य सब अलग हैं। किताब समझाती है कि सामाजिक तुलना से अक्सर ईर्ष्या, हीन भावना या निराशा जन्म लेती है। यहां तक कि मीडिया या सोशल मीडिया भी हमारे मन में यह भाव भड़का सकते हैं। इसलिए इस तुलना के दायरे से मुक्त होना सीखना बेहद जरूरी है। अपने सफर को पूरे मन से जिए और यह देखें कि कल की तुलना में आप आज कहां पहुंचे। भाग 49, विजन बोर्ड और प्रेरक उपकरण। उसे रोज देखकर आप अपनी सोच को उसी दिशा में एक संकेत देते हैं। इसके अलावा आप अपने कमरे में कोई प्रेरक उद्धरण, कोई सुंदर पेंटिंग या अपनी पिछली उपलब्धियों की यादगार भी लगा सकते हैं। ये सब आपके अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि आपने किस दिशा में जाना तय किया है। कभी कभी हम रोजमर्रा के तनावों में उलझकर अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। ऐसे प्रेरक उपकरण हमें झंकृत कर देते हैं। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज प्रेरक हो सकती है। किसी को प्रकृति की तस्वीरें देखना पसंद है, किसी को भक्ति संगीत से प्रेरणा मिलती है, किसी को दिन की शुरुआत में प्रार्थना उपयुक्त लगती है। द माउंटेन इज यू कहती है कि आपको वह उपकरण खोजने चाहिए जो आपकी भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा दे और आपके पहाड़ को पार करने की ज्वाला को प्रज्वलित रखे। भाग 50, निरंतर मूल्यांकन। इसका मतलब है कि समय समय पर रुक कर देखें आपने क्या प्रगति की, किन बातों में सुधार हुआ, कहां अभी भी दिक्कत कायम है। यह जांच आपको यथार्थ से जोड़े रखती है। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने भीतर के किसी डर पर काफी काम किया हो, मगर अब भी किसी तरह की चिंता बनी हुई है। यह समझें कि कोई भी परिवर्तन पूरी तरह श्वेत श्याम नहीं होता। आप 50%, 70%, 90% बेहतर हो सकते हैं, पर हो सकता है 10% कमी रहे। वह भी एक प्रक्रिया में धीरे धीरे समाप्त होगी। मूल्यांकन करते समय खुद पर क्रोध या निराशा मत थोपें। इंस्टेड शांत मन से देखें कि आपने कितना कुछ पार कर लिया है, आपने कहां गलती की जिससे सीखने की आवश्यकता है। इस रुक रुक कर विश्लेषण करते रहने से आपका विकास स्थायी होगा। आप किसी एक उपलब्धि पर रुक भी नहीं जाएंगे, बल्कि पहाड़ की अगली ऊंचाइयों को भी निहारने लगेंगे। भाग 51, नए आयामों में आत्मविश्वास। द माउंटेन इज यू बताती है कि खुद पर विजय पाकर हम अपने कौशल, अपने हुनर, अपने व्यक्तित्व का दायरा बढ़ाते चले जाते हैं। उदाहरण, आपने नियमित व्यायाम करने की आदत डाल ली। इसकी वजह से आपका शरीर स्वस्थ हुआ, मन तंदुरुस्त हुआ। अब आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ा कि आप अपने पेशेवर क्षेत्र में पहल करने लगे। जहां पहले आप पहल से डरते थे, अब आपको लगता है कि मैं अपने शरीर पर नियंत्रण पा सका,
तो अपने कार्य में भी नई जिम्मेदारी उठा सकता हूं। इस डोमिनो इफेक्ट से एकदम से आपके जीवन के कई आयाम बदलने लगते हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र में भी पहाड़ पार करना अपने आप में बहुत मायने रखता है। वह अनुभव शेष क्षेत्रों में भी ऊर्जा और साहस का स्रोत बन जाता है। तब कहीं जाकर हम समझते हैं कि हमारे भीतर कितनी अद्भुत शक्ति थी जिसे हम पहचानते ही नहीं थे। भाग 52, प्रेम और करुणा का रास्ता। क्रोध, ईर्ष्या, दोषारोपण, इन सब में उलझकर हम अपना समय नष्ट कर देते हैं। जबकि करुणा रखने से हमें दूसरों की परेशानियां समझ आती हैं, क्षमा करना आसान लगता है और सबसे बड़ी बात, हम अपने लिए भी दयालु बन पाते हैं। जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति अनहोनी या अप्रिय व्यवहार कर रहा है, तो पहले समझिए कि उसकी पीड़ा क्या है। अधिकतर बार दूसरों की कठोरता के पीछे भी कोई आंतरिक दुख छिपा होता है। ऐसी सोच से आप प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करने के बजाय समाधानकारी मुद्रा रखते हैं। अपने लिए करुणा रखना भी जरूरी है। अगर आपने कुछ गलती की तो बहुत ज्यादा दंड देने के बजाय यह देखिए कि क्यों हुआ, कैसे सुधारा जाए। प्रेम और करुणा की भावना पूरे माहौल को बदल देती है और पहाड़ की चढ़ाई में भी आपको लगता है कि यह सिर्फ एक प्रयत्न है जहां कटुता की जगह नहीं। भाग 53, विश्लेषण का जाल। कुछ लोग इतने विश्लेषण में उलझ जाते हैं कि क्रिया या अमल ही नहीं करते। वे सोचते पढ़ते, योजनाएं बनाते रहते हैं, पर मैदान में नहीं उतरते। यह विश्लेषण का जाल है। हमें बढ़िया रणनीति और कुछ तैयारी चाहिए, परंतु अंत में एक्शन ही बदलाव लाता है। यदि आप दिन भर इंटरनेट पर फिटनेस टिप्स पढ़ें, नए नए डाइट प्लान खोजें, लेकिन एक बार भी बाहर नहीं टहलें, तो सब व्यर्थ है। इसलिए लेखक प्रोत्साहित करता है कि विश्लेषण को काफी समझें, मगर जरूरत से ज्यादा मत खींचें। सही समय का इंतजार भी इसी ओवर एनालिसिस का नतीजा हो सकता है। कई बार सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि समय तो हमेशा चलता रहता है। हमें इम्परफेक्ट हालात में भी इम्परफेक्ट कदम उठाने पड़ते हैं और वहीं से हमारे भविष्य की बेहतरी की शुरुआत होती है। भाग 54, दूसरों की मदद करना। किताब बताती है कि आपको उनका हाथ थामना चाहिए। जब हम किसी को सलाह, प्रेरणा या संसाधन देते हैं तो हमारी समझ भी गहरी होती है और हमें एक नए कोण से सीखने का मौका मिलता है। साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने का कार्य हमारे भीतर सेवा और प्रेम की भावना जगाता है। यह ऊर्जा हमें और ऊंचा होने में मदद देती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे अपनी परेशानियों से फुर्सत कहां, मगर लेखक कहता है कि कभी कभी दूसरों की मदद करना ही हमारी परेशानियों का निवारण कर देता है, क्योंकि इससे हमें अपने हालात पर एक नए नजरिए से सोचने का मौका मिलता है। मान लें आप किसी रिश्तेदार के बच्चे को पढ़ा देते हैं जिसे विज्ञान में कठिनाई है। आप खुद भी उस प्रक्रिया में विज्ञान की मूल बातें फिर से दोहरा लेते हैं, नई विधियां सोचते हैं और इससे एक रचनात्मक ऊर्जा पाते हैं। मदद करना आपके विकास का भी साधन बन जाता है। भाग 55, आलोचना से पार पाना। द माउंटेन इज यू कहती है कि इस आलोचना को 3 श्रेणियों में बांटे। पहली, विवेकपूर्ण, जिसमें आपको वाकई सुधार का संकेत मिलता है। दूसरी, भावनात्मक, जो किसी की चिड़चिड़ाहट या ईर्ष्या से निकली हो। तीसरी, रचनात्मक, जो सही रोशनी दिखाती हो। हो सकता है कोई आपकी मेहनत को कमतर आंकता रहे। यह भावनात्मक आलोचना है, इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं।
अगर कोई आपको आपकी प्रस्तुति में तकनीकी सुधार सुझाता है तो यह विवेकपूर्ण या रचनात्मक आलोचना हो सकती है। इसे ध्यान से लेना चाहिए, इससे आप बेहतर बनेंगे। जरूरी यह है कि आलोचना के नाम पर आप खुद पर सब कुछ न ढूंढ लें और न ही सबको खारिज करें। संतुलन रखते हुए देखें कि कौन सी आलोचना स्वस्थ है, कौन सी किसी पूर्वाग्रह से फैली है। उसी अनुसार इस समझदारी से पहाड़ चढ़ने में लोग आपका मजाक उड़ाएं या विरोध करें, आप विचलित नहीं होंगे बल्कि आवश्यक सीख ही लेंगे। भाग 56, ब्रेक और विश्राम का महत्व। पहाड़ चढ़ते वक्त भी पर्वतारोही बीच बीच में रुककर सांस लेता है, पानी पीता है, शरीर को आराम देता है। जीवन में भी ऐसा ही आवश्यक है। द माउंटेन इज यू कहती है कि कभी कभी उपयुक्त विराम लेना प्रगति का ही हिस्सा है। हमारे समाज में अक्सर काम को लेकर एक उन्माद सा रहता है कि हर वक्त सक्रिय रहो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। मगर यह दृष्टिकोण हमें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। विराम लेना, छुट्टी मनाना, थोड़ी देर के लिए प्रकृति में जाना, संगीत सुनना, यह सब हमें पुनरावेशित करता है। लेखक बताता है कि विश्राम का मकसद जीवन से भागना नहीं बल्कि ऊर्जा के साथ वापस आना है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका मन या शरीर थक गया है, विराम लीजिए। हां, यह विराम इतना लंबा ना हो जाए कि आप अपना उद्देश्य ही भूल जाएं। मगर 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर का ब्रेक भी अगर सही उपयोग किया जाए तो सुनहरा साबित होता है। भाग 57, आंतरिक मांगों का पता लगाना। हमारे भीतर कुछ मूलभूत जरूरतें हैं, सुरक्षा, प्रेम, पहचान, स्वतंत्रता इत्यादि। द माउंटेन इज यू बताती है कि हमारे अधिकांश संघर्ष इन्हीं मूलभूत जरूरतों के अधूरे रहने से पैदा होते हैं। कभी हमें वास्तविक सुरक्षा नहीं मिली, हम भयभीत जीवन जीते हैं। कभी प्रेम नहीं मिला तो हम तरह तरह की विकृतियों में अपने आप को खोजते हैं। इन मांगों का पता लगाने के लिए खुद से पूछें, मुझे क्या चाहिए, मेरी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है जिसका अभाव मुझे बेचैन करता है। फिर सोचें कि इस मांग को स्वस्थ तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। यदि आपको साथी का भावनात्मक सहयोग चाहिए तो उसे सही शब्दों में उनसे मांगिए। अगर आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए तो आप काम या व्यवसाय को समझदारी से प्लान करें। यदि हमारे अंदर की मांगें पूरी तरह अज्ञात रह जाती हैं तो हम लगातार किसी बाहरी चीज या अस्वस्थ आदत से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने भीतर की असली पुकार को पहचान कर उसके लिए उपयुक्त संसाधन खोजना विकास का अहम चरण है। भाग 58, नकारात्मक सोच से निकलना। नकारात्मक सोच की आदत से निकलना कठिन मगर संभव है। पुस्तक कहती है कि सबसे पहले आप पहचानें कि कौन से मौके पर नकारात्मकता आती है। क्या सुबह उठते ही दिमाग कहता है आज भी कुछ खास नहीं होगा, या रात में सोते समय मेरा जीवन बेकार है। पहचान के बाद अपनी सोच को रीडायरेक्ट कीजिए। आज कुछ अलग कर सकता हूं, या कल भले कुछ सही ना हुआ हो मगर मैंने कुछ नया सीखा। यह बदलाव जादू की तरह नहीं, रोजाना अभ्यास से होता है। लगातार आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। एक व्यावहारिक तरकीब यह है कि दिन में एक बार आभार लिखें या सोचें, मैं किस बात के लिए आभारी हूं। इससे हमारा दिमाग उपलब्धियों और सुखद अनुभवों पर ध्यान देता है। नकारात्मक सोच का एक बड़ा एजेंडा है सब कुछ अनदेखा करके केवल अंधेरा दिखाना। जब आप आभार और गुणों पर फोकस करेंगे तो वह अंधेरा खुद फीका पड़ जाएगा। द माउंटेन इज यू हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी कहानी खुद लिखें। समाज, परिवार, दोस्त सबके अपने विचार हो सकते हैं, पर अंततः अपनी जिंदगी का नायक या नायिका आप हैं। अगर आप दूसरों के कलम से अपनी कहानी लिखने देंगे तो असंतोष पक्का है। लेखक कहता है कि आपकी कहानी में दुख, सुख, संघर्ष सब होगा, मगर सच्ची संतुष्टि तभी आएगी जब आप अपनी पसंद, अपने नियम और अपने मूल्यों के अनुसार आगे बढ़े। हो सकता है कभी रास्ते सरल ना हो, पर यह आपकी कहानी है। आप ही तय करें कि अगला पन्ना कैसे लिखा जाएगा। इस सोच में हमें पूर्ण जिम्मेदारी लेनी होती है, जो कुछ कुछ डराती भी है, मगर यही जिम्मेदारी हमें मुक्त भी करती है। अब हम किसी बाधा के लिए दूसरों को दोष नहीं देंगे, बल्कि खुद संघर्ष कर समाधान खोजेंगे। इससे जीवन के प्रति एक नया उत्साह आता है
और पहाड़ की कठिनाइयां भी चढ़ने लायक लगती हैं। भाग 60, निष्कर्ष और नई शुरुआत। आखिरकार द माउंटेन इज यू का सार यह है कि जो पहाड़ आपको डरा रहा है वह बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपकी डर, असुरक्षा, पुरानी आदतें, सीमित विचार यही असली बाधा है। मगर खुशी की बात यह भी है कि इस पहाड़ की चाबी भी आपके पास है, क्योंकि आप स्वयं ही इसे हटाने में सक्षम हैं। लेखक बताता है कि आत्म जागरूकता, भावनाओं के साथ संवाद, दृढ़ संकल्प, लचीला दृष्टिकोण और अनुशासन, इन सब के मिश्रण से हम अपनी सबसे बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। और याद रखें, यह कोई एक बार की लड़ाई नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर बार जब आपको लगे कि आप ठहरे हुए हैं, तो फिर से अपने भीतर झांक कर देखिए कि किस तरह का पहाड़ खड़ा हो गया है। उसी पल से एक नया सफर शुरू होगा। हर पहाड़ हमें और मजबूत बनाता है, नई सोच देता है। और जब आप एक चोटी पर पहुंच जाएंगे, तो खुद को वहां देखकर आश्चर्य होगा कि जो डर कभी इतना बड़ा लगा था, आज उसी की बदौलत आप इस ऊंचाई पर खड़े हैं। यह यात्रा अनवरत है और यही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। तो यह था द माउंटेन इज यू का विस्तृत सार। उम्मीद है इस आवाज में आपको प्रेरणा मिली होगी कि आपकी राह का सबसे ऊंचा पहाड़ कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आप ही हैं। एक बार आप यह समझ लें तो बदलाव की बागडोर आपके हाथों में आ जाती है। हमें जरूर बताइए कि आपने इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद किया। कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सा विचार सबसे प्रेरणादायक लगा और आगे किस किताब का सार आप सुनना चाहेंगे। अगर आपको यह सार पसंद आया हो तो हमारे चैनल किताबें बोलती हाय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरक किताबों का ज्ञान हम निरंतर आपके पास लाते रहे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप अपने ही सबसे ऊंचे पहाड़ को पार करने के लिए सक्षम हैं।